हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रामपाल जी सर पर। आज का अपना वीडियो है क्लास 10 साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से संबंधित नोट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पोंड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने चारों तरफ जो एनवायरनमेंट में है उसके अंदर होने वाले चेंजेस के प्रति रेस्पॉन्ड करता है और रिएक्ट करता है। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच etc। जो भी चेंजेस है इस एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनिज्म के चारों ओर जिसके प्रति वो रेस्पॉन्ड और रिएक्ट करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। और स्टिमुलाई क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लाइट हो सकती है, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच और भी बहुत कुछ। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन ए डिफरेंट मैनर। हर एक प्लांट और एनिमल इस रेस्पॉन्ड करता है इस स्टिमुलाई के प्रति, लेकिन उनका रेस्पॉन्ड करने का जो तरीका है वो क्या है, दोनों में डिफरेंट टाइप्स का है। अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए टू मेन सिस्टम्स होते हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम। तो देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या एबिलिटी होती है, किस प्रकार की, टू मूव सर्टेन बॉडी पार्ट्स इन मूवमेंट। ऑर्गेनिज्म शोज मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऑर्गेनिज्म है इन स्टिमुलाइज के प्रति रेस्पॉन्स शो करने के लिए मूवमेंट करते हैं। अब देखो, इस मोमेंट के लिए, रेस्पॉन्स के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें होती है अपने बॉडी के अंदर। क्या हो सकती है, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस। दे आर सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो अपना नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ऐसे क्या है, या सॉरी, अपना जो हार्मोन्स हैं वो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो अपने नर्वस सिस्टम को विशेष प्रकार के फंक्शंस करने के लिए मैसेज लेकर जाते हैं। और ये सारे के सारे हार्मोन्स कहाँ से सीक्रेट किए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। अब हार्मोन्स इन प्लांट्स के अंदर भी कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट करने के लिए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो नर्वस टिश्यू के और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है हर एक एनिमल के अंदर। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स एंड इट्स स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द पार्ट ऑफ अनदर। कहाँ पे, जो नर्वस टिश्यू है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बनाते हैं नर्वस सेल का या न्यूरॉन्स का। ये जो न्यूरॉन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होती है इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए। और इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसके अलावा ये जो इम्पल्स हैं वो कैसे जाते हैं, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर। तो इनको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में इन सिग्नल्स को ले जाने का काम नर्वस टिश्यू करता है। और नर्वस टिश्यू इन सिग्नल्स को किस तरीके से लेकर जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा। नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स of some nerve cells that detect the information from the environment. These receptors are located in our sense organs. Receptors है वो एक स्पेशलाइज्ड टिप्स होती है किसके, अपने नर्व सेल्स के ऊपर लगे रहते हैं, जो कि इन इंफॉर्मेशंस को अपने एनवायरनमेंट से डिटेक्ट करने का काम करते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंस ऑर्गन्स के अंदर लोकेटेड रहते हैं। अब ये सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं अपनी बॉडी में, जैसे ईयर, आई, स्किन, नोज एंड टोंग। अब इनके सबके काम क्या क्या है। ईयर का काम होता है साथियों बच्चों फोनो रिसेप्टर्स का। फोनो यानी कि आवाज़ का रिसेप्ट करने का काम करता है। तो ये क्या काम करेगा, साउंड रिसीव करता है, साथ के साथ हियरिंग और बैलेंस ऑफ बॉडी का काम करता है। दूसरा रिसेप्टर है आई।
ये आई है वो है फोटो रिसेप्टर का काम करता है, ये लाइट रिसीव करता है और हमें किस में हेल्प्स इन सीइंग, देखने में सहायता करता है। थर्ड है स्किन, ये स्किन है जो थर्मो रिसेप्टर होती है और फीलिंग टेम्परेचर, अपने जो चारों वो टेम्परेचर है उसको फील करने का काम करती है। तो टेम्परेचर फील करेगी तो इससे हमें हॉट एंड कोल्ड का पता चलता है। नोज़ है वो ओफेक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि सेंस ऑफ स्मेल होता है और इसे स्मेल का डिटेक्शन होता है। नेक्स्ट है टोंग, टोंग है कि जो गस्ट्रो रिसेप्टर है, यानी कि स्वाद का पता लगाती है, यानी सेंस ऑफ टेस्ट होता है और इसके द्वारा टेस्ट का डिटेक्शन किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के रिसेप्टर्स थे अपने बॉडी के अंदर जिन्हें हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। बच्चों अभी तक तो केवल इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, इसमें क्या क्या आगे पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। अब नेक्स्ट है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का क्या काम है? न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स होता क्या है? अपने इस नर्वस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। अब हर एक न्यूरॉन है वो 3 पार्ट का बना होता है। मेनली 3 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो डेंड्राइट है जिसको जो साइटोन ये सेल बॉडी, और तीसरा है एक्सोन का। अब जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या काम करती है? डेंड्राइट्स हैं जो रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स, दूसरे न्यूरॉन से इम्पल्स रिसीव करती है और फिर उस इम्पल्स को कहाँ भेज देती है? साइटोन सोमा या सेल बॉडी के अंदर। तो ये जो इम्पल्स आते हैं उन्हें एक्वायर्ड करने का काम करता है साइटोन, और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में वो ट्रेवल करते हैं एक्सोन के पास। तो एक्सोन है एक लॉन्गेस्ट फाइबर सेल होती है जो सेल बॉडी से निकलती है और इसका काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो बॉडी से या डेंड्राइट से नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर लेकर जाने का। तो देखो ये अपना न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो है इसको बोलते हैं सेल बॉडी या सोमा या साइटोन। ये है इसका डेंड्राइट्स, इसके ऊपर जो इम्पल्स रिसीव करने का काम करते हैं। ये इम्पल्स यहाँ आके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में बनते हैं और यहाँ से एक्सोन के द्वारा, इस एक्सोन के द्वारा नेक्स्ट जो नर्वस सिस्टम है वहाँ तक भेजता है, सॉरी नर्वस टिश्यू है या न्यूरॉन है उस तक भेजते हैं। और ये लास्ट में नर्व एंडिंग जो आगे जाके इन डेंड्राइट्स के साथ स्नैप्स बनाती है। अब देखो ये स्नैप्स क्या है? ये स्नैप्स है एक प्रकार का गैप होता है किसके बीच में? इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन। यानी कि यहाँ पर जो नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन के, उसके बीच में और जो दूसरा डेंड्राइड है उसके उसके जो डेंड्राइड्स हैं उनके बीच में जो, जैसे ये नर्व एंडिंग हो गई और दूसरे वाले का ये मान लो कि डेंड्राइट्स हो गए, तो उनके बीच में जहाँ जाके एक दूसरे से कॉन्जुगेट होते हैं तो उनके बीच में स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्नैप्स वो स्नैप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है इस स्नैप्स के में होता क्या है? तो हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं उन्हें केमिकल सिग्नल्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, यानी कि आगे ट्रांसमिशन करने के लिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्नैप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर द इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड केमिकली बाय न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो जो स्नैप्स है एक प्रकार का एक जंक्शन है जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन का काम करता है और यहाँ पर केमिकली जो ट्रांसमीटर्स हैं या इम्पल्स हैं उनको ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्च। तो साथियों रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन क्विक, सडन और इमीडिएट काम करता है, यानी कि अपने बॉडी के जो स्टिमुलाई मिलती है उनके प्रति क्विक, सडन, इमीडिएट रेस्पॉन्स देता है। रिफ्लेक्स आर्च एक प्रकार का पाथवे होता है थ्रू विच नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्च, जिसके द्वारा जो नर्व इम्पल्स हैं पूरे रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम में जो जिस पाथ से पूरे इम्पल्स थ्रो करते हैं जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं। तो देखो एक रिफ्लेक्स आर्च का एक आउट डायग्राम है, स्टिमुलाई है, इसको
या हीट के प्रति स्टिमुलाई, जो कि अपना सेंस ऑर्गन ने इसको रिसीव किया। यहाँ से रिसेप्टर ऑर्गन कौन हो गया? स्किन। स्किन में जो न्यूरॉन्स होती हैं वो न्यूरॉन्स इसे लेकर जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड से जो इफेक्टर ऑर्गन्स के या मसल्स हैं वहाँ पर सिग्नल भेजा जाता है, और उसके बाद में जो मसल्स हैं वो रेस्पॉन्स करेगी, और रेस्पॉन्स करने के बाद में क्या मिलता है? विड्रॉल ऑफ हैंड्स। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक रिफ्लेक्स आर्च बनता है। देखो, आपको इस रिफ्लेक्स आर्च को एक अच्छे खासे इमेज डायग्राम के द्वारा, यहाँ रिफ्लेक्स आर्च का एक अच्छा खासा इमेज दी हुई है, डायग्राम दिया हुआ है। तो देखो, यह है रिसेप्टर ऑर्गन्स, जिसे स्किन यहाँ से हीट या पेन का क्या करेगी? रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद में जो सेंसरी न्यूरॉन है इसके द्वारा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ या सीएनएस के पास में सिग्नल भेजे जाते हैं। सीएनएस से फिर बाद में मोटर न्यूरॉन के द्वारा वापस इफेक्टर मसल्स के पास सिग्नल भेजा जाएगा, और इस सिग्नल के द्वारा इस मसल जो वर्क करेगी, वर्क करने के बाद में यहाँ से इस हाथ को रिमूव या हटा लेगी। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा एक यूं जाने का और ऐसे आने का पूरा एक आर्च कंप्लीट होता है, जिसे हम रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं। देखो, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इसमें एक तो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या होता है? स्टिमुलाई को डिटेक्ट करना, जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर स्किन है। दूसरा है सेंसरी न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है? इन इम्पल्स को कैरी करना और कहाँ लेकर जाना? रिसेप्टर्स, यार कहाँ से इम्पल्स को कैरी करना, रिसीव करना रिसेप्टर से, और फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाने का काम। फिर है इंटरन्यूरॉन। ये इंटरन्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, और ये क्या करते हैं? उस सिग्नल का या उस इम्पल्स को प्रोसेस करते हैं, और फिर वहाँ से सिग्नल भेजेंगे कहाँ पर? मोटर न्यूरॉन के पास। अभी मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? ये मोटर न्यूरॉन यहाँ से कैरी करती है रेस्पॉन्स को, और रेस्पॉन्स को इफेक्टर ऑर्गन्स तक पहुँचाती है। फिर इफेक्टर ऑर्गन्स में जो मसल्स होती हैं, जो ग्लैंड्स होती है, वो फिर बाद में उस रेस्पॉन्स को कैरी करती है यहाँ से, कि जो अपना जिस भी जगह से अपने सिग्नल आया है वहाँ पर जाके उसका रेस्पॉन्स होता है। अब रेस्पॉन्स क्या हुआ? रेस्पॉन्स तीन प्रकार के हो सकते हैं, तीन मेन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है वॉलंटरी। ये वॉलंटरी होता है जो किसके द्वारा? फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, जैसे कि बोलना, लिखना, यानी कि टॉकिंग, राइटिंग आदि। दूसरा इनवॉलंटरी, ये मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, और इसका अंदर जैसे कि क्या है? हार्ट बीट है, वॉमिटिंग है, रेस्पिरेशन है, ये सारा हिंड ब्रेन या मिड ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसे हम इनवॉलंटरी एक रेस्पॉन्स बोलते हैं। तीसरा है रिफ्लेक्स एक्शन। ये स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जैसे कि अपना हाथ को हटाना, किसके द्वारा? एक हॉट बॉडी के टच होने के बाद में हम उसको हाथ को हटाते हैं, ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। और ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। अब हमें इस रिफ्लेक्स एक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखो, इन सम सिचुएशंस सच एज टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग etc, यानी कि अगर मान लो कि हम किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ उसको टच कर रहे हैं, या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के जो उसको पिंच कर रहे हैं, देन वी नीड टू एक्ट क्विकली। तो ऐसी स्थिति में हमें क्विकली एक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म्ड। अगर हम क्विकली रिएक्शन नहीं करेंगे या क्विकली हम रेस्पॉन्स नहीं करेंगे तो अपनी बॉडी को हार्म हो सकता है। तो हियर रेस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स होगा उस हॉट ऑब्जेक्ट के या फिर कहीं पिंचिंग होने के बाद में जो रेस्पॉन्स होगा, वो रेस्पॉन्स ब्रेन की जगह किसके द्वारा रेस्पॉन्स होगा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। और देखो, स्पाइनल कॉर्ड क्विकली एक्शन करता है अपने ब्रेन से, तो इसलिए है ना, जो रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन से न होकर स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। अब यहाँ हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो प्रकार में बांटा गया है, एक तो CNS और एक होता है PNS। CNS होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। और दूसरा है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्व क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 उनके द्वारा, और स्पाइनल नर्व 31 इनके द्वारा मिलकर
बना होता है। अब ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये कहाँ से निकलती है? ब्रेन के द्वारा, जो जिनकी नंबर होती है 12, और जो कि स्पाइनल नर्व्स हैं ये स्पाइनल के द्वारा में से निकलती है और इनके नंबर है 31। तो हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये किसका बना होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। इनके फंक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे? ब्रेन का अलग फंक्शन होता है और ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं उनका हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। तो ब्रेन में स्पेशली 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो यहाँ देखते हैं, द सेरिबेरम is responsible for the reasoning, logic, speech, emotions, memory, visual processing, recognition of auditory and taste stimuli से। जो अपना मेन पार्ट है अपने फोर ब्रेन का उसे हम सेरिब्रम कहते हैं। और ये किसके लिए? अपने जैसे रीजनिंग, तर्क क्षमता, लॉजिक, स्पीच, इमोशंस, मेमोरी, विजुअल प्रोसेसिंग्स और ऑडिटरी और टेस्ट के रिकॉग्निशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये सेरिबेरम है, ये कि रेगुलेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है अपनी बॉडी मूवमेंट को, पोस्चर को और बैलेंस को। इसी प्रकार से जो पोन्स रिलेस सिग्नल्स हैं ये हिंड ब्रेन के द्वारा निकलते हैं और फोर ब्रेन के लिए। इसी प्रकार जो नेक्स्ट पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये अपने इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जैसे कि वॉमिटिंग है, स्नीजिंग है, यॉविंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, इन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। मोडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या क्या होता है? मोडुला ऑब्लोंगेटा है ना, जो आगे फिर कहाँ तक कंटिन्यू करती है साथियों? स्पाइनल कोड तक, अपनी जो नर्व कोड है उसमें से होते हुए, यानी कि स्पाइनल कोड के रूप में मोडुला ऑब्लोंगेटा अपने एक वर्टिब्रल कॉलम है उसके द्वारा आगे पूरी की पूरी वर्टिब्रे के अंदर आगे फॉरवर्ड रहती है। और इसका काम क्या होता है? मोडुला ऑब्लोंगेटा का आगे जाके स्पाइनल कोड बनती है, इसका काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। अब अपना जो इसी का जो ये तो CNS का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अब इस CNS के जो पार्ट है उनको एक एक करके देखते हैं। तो CNS का मेन पार्ट है ब्रेन। तो ब्रेन रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का। दूसरा कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी होती है। तीसरा कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी होता है। इसी तरीके से जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। साथ ही यहाँ पर जो लिखा हुआ आ रहा है नोट सेंटर 599, ये अपने ही इस यूट्यूब चैनल का पहले दूसरा नाम था जिसको बाद में मैंने स्टडी विद रामपाल सर किया है। तो ये सारे नोट्स भी अपने खुद के ही हैं। नेक्स्ट है, जैसे इसके 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले देखते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन है जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है ब्रेन का। ये सेरिबेरम का बना होता है, यानी कि इसका जो इसमें सेरिब्रम जो फोर ब्रेन है इसका मोस्टली जो पार्ट है वो होता है सेरिबेरम। ये सेरिबेरम का क्या काम है? थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का। ये वॉलंटरी एक्शंस का कंट्रोल करता है और यहाँ पर इस सेरिबेरम के अंदर इंफॉर्मेशंस स्टोर होती है। यहीं से जो सेंसरी इम्पल्स है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी और वो इससे निकलते हैं और ये बॉडी के इंटीग्रेशन के काम में आता है। यानी कि ये अपने यहीं पर इस फोर ब्रेन के अंदर अपना जो हंगर का जो सेंटर है जहाँ से हमें भूख का एहसास होता है वो भी इसके अंदर ही होता है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन सच एज रेंज इन प्यूपिल साइज, रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक एंड कंट्रोल रिफ्लेक्स एसोसिएटेड विद द विजन एंड हियरिंग। यानी कि अपना मिड ब्रेन है ये अपने इनवॉलंटरी एक्शंस जैसे कि चेंजिंग इन द पिपुल साइज, अपनी आंखों की जो पिपुल है उसकी साइज में चेंज होने को कंट्रोल करने का, रिफ्लेक्स मूवमेंट को जैसे कि हेड, नेक और ट्रंक, साथ के साथ जो अपने देखने और सुनने के जो रीजन है उनकी कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड है हिंड ब्रेन। इस हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, एक है सेरिबेलम, एक है मेडुला और एक है पोन्स। तो सबसे पहले देखते हैं सेरिबेलम का।
सेरिबेलम अपने बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ में प्रोसेसिंग ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस, यानी कि जो अपने वॉलेंट्री एक्शंस हैं, अपने ऐच्छिक कार्य हैं, जैसे कि पिकिंग पेन, इस तरीके के जो ऐच्छिक कार्य हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी सेरिबेलम करता है। इसी प्रकार से रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, अपने मूवमेंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल अपना हिंड ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट है वो होता है। नेक्स्ट मेडुला। मेडुला है जो अपने इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करेगा। इनवॉलेंट्री एक्शंस में कौन कौन से हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, सेलाइवेशन है, वॉमिटिंग है। इस तरीके की जो इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्सेस एक्शंस हैं इनको कंट्रोल करने का काम मेडुला करता है। नेक्स्ट है पॉन्स। पॉन्स भी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। अब इसमें जैसे अपना रेस्पिरेशन है। साथियों, अब ये अपने पास एक टिपिकल स्ट्रक्चर है अपने ब्रेन का। इस ब्रेन का में जैसे 3 पार्ट है। फोर ब्रेन, ये मोस्टली जो इतना पार्ट है ये फोर ब्रेन का है। ये बीच का जो पार्ट है ये है मिड ब्रेन का और ये है हिंड ब्रेन का। यहाँ पर इसी पार्ट के जो फ्रंटल लोब है वहाँ पर अपने को पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस यही मिलती है, और यहाँ जो इसको बोलते हैं अपना हिंड ब्रेन। अब साथियों, इसी जगह से जो मेडुला है आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो इतना महत्वपूर्ण, इतना इम्पोर्टेंट अपने बॉडी पार्ट है जो इस ब्रेन, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, और इतना सेंसिटिव है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए इस अपनी बॉडी ने क्या किया हुआ है। तो देखो, इसकी बॉडी, अपनी बॉडी के द्वारा इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए एक शानदार, महत्वपूर्ण और बहुत ही टिपिकल स्ट्रक्चर बनाई हुई है। तो कौन सी वाली स्ट्रक्चर ब्रेन के लिए? तो है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड फील्ड बैलून। जो एक फ्लूइड फील्ड बैलून के अंदर ये प्रोटेक्टेड होता है अपना ब्रेन, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। इसके अंदर, जिस स्कल के अंदर ये रहता है उसके हम क्रेनियम बोलते हैं या ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज रहती है। तो इस तरीके से अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्व एंड मस्कुलर टिश्यूज। नर्व्स और मस्कुलर टिश्यूज हैं वो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं? तो देखो, जो सेंस ऑर्गन्स है यहाँ से सेंसरी नर्व्स के द्वारा रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद में सीएनएस, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दोनों पार्ट हैं वहाँ इंफॉर्मेशन जाती है, वहाँ इसका प्रोसेसिंग होता है, वहीं से डिसीजन मेक होता है, और फिर बाद में वहाँ से रेस्पॉन्स जनरेट होते हैं। और रेस्पॉन्स है जो मोटर नर्व के द्वारा मसल्स तक लेकर आए जाते हैं, और मसल्स फिर बाद में क्या करते हैं, अपना रेस्पॉन्स शो करती है। और मसल्स रेस्पॉन्स शो करेगी तो मसल्स क्या होती है, शॉर्टन, सिकुड़ेगी या फिर फैलेगी। जो मसल्स रीअरेंजमेंट होती है। अब देखो, ये जो इतना क्विक रिएक्शन है इसके भी कुछ लिमिटेशंस हो सकती है। अपनी बॉडी का जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन है जिसे हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं, इसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है? तो देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। तो यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं केवल उन्हीं सेल्स के द्वारा शो किया जाता है जो कि, या वहीं उन्हीं सेल्स तक पहुंचा जा सकता है जो कि नर्वस टिश्यू से जुड़ा होता है। जैसे अपने बॉडी के पार्ट है बच्चों, अपने नेल्स हैं, अपने हेयर है, ये इनमें नर्व्स, जो न्यूरॉन्स हैं वो नहीं होती है। अब यहाँ पर न्यूरॉन्स या नर्व टिश्यू नहीं होता है, तो अगर हम इनको काटते भी हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई दर्द का एहसास नहीं होता है। इसी तरीके से आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स द सेल्स टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म before transmitting another impulse. So cells cannot continuously create and transmit impulse. देखो साथियों, जो अपने एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होने के बाद में सेल्स हैं वो कुछ टाइम लेती है रिसेट होने के लिए। अपने मैकेनिज्म को, अगर दूसरा जो
एक और नया इम्पल्स उसको मिलेगा, उसको ट्रांसमिट करने से पहले अपनी मैकेनिज्म को रीसेट करती है, और इस रीसेट करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं या रेस्पॉन्स है वो क्विकली या कंटिन्यूसली क्रिएट नहीं हो सकते। तो ये एक तरीके की लिमिटेशन है, थोड़ा बहुत गैप लगता है। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, और इसी तरीके से इन इम्पल्स के रिएक्शन के लिए प्लांट्स में किसी भी प्रकार का कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता है। नेक्स्ट है केमिकल कम्युनिकेशन टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। ऐसे केमिकल कम्युनिकेशंस हैं जो कि इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस के ऊपर एक लिमिटेशन का काम करना पड़ता होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या क्या कोऑर्डिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो पहला है मूवमेंट इन प्लांट्स। देखते हैं तो प्लांट्स की मूवमेंट दो तीन प्रकार की है। पहली है इंडिपेंडेंट ग्रोथ और दूसरी डिपेंडेंट ग्रोथ। तो देखो प्लांट डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम बट दे रेस्पोंड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई लाइक लाइट, ग्रेविटी, वाटर एंड टच। यानी कि प्लांट में किसी भी प्रकार का कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई है, उद्दीपन है एक्सटर्नल, जैसे कि लाइट है, ग्रेविटी है, वाटर है या टच है, इनके प्रति अपना क्या करता है, रेस्पॉन्स शो करता है। इसी प्रकार से प्लांट्स रेस्पॉन्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय प्लांट हार्मोन्स एंड ट्रोपिक मूवमेंट्स। अब देखो ये जो रेस्पॉन्स तो शो करता है प्लांट्स, अब ये प्लांट्स रेस्पॉन्स शो करते हैं वो किसके द्वारा कोऑर्डिनेट होता है, या तो प्लांट हार्मोन के द्वारा या फिर इसके द्वारा शो करने वाले ट्रोपिक मूवमेंट्स के द्वारा। तो देखो अब हमने यहाँ दो प्रकार की मूवमेंट देखी थी, एक तो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। तो हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। पहली है इंडिपेंडेंट ग्रोथ। तो इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये इमीडिएट रेस्पॉन्स करती है स्टिमुलाई के लिए। दूसरा प्लांट्स यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। प्लांट्स भी है ना जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक प्रकार का पाथवे यूज करते हैं अपने सेल टू सेल इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए। और फॉर मूवमेंट टू हैपन cells change their shape by changing the amount of the water in them, resulting in the swelling or shrinking of cells। जो मूवमेंट है सेल्स के अंदर किस तरीके से होगी, by changing their shape by changing the amount of water। उनके जो सेल्स में उनकी शेप किस प्रकार से चेंज होती है, उनके अंदर वाटर के अमाउंट के चेंज होने के बाद में, जिसके कारण स्वेलिंग श्रिंकिंग हो जाती है सेल्स की। जैसे कि अब आप देखोगे ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट। जो टच मी नॉट प्लांट है, छुई हुई प्लांट है, उसको जब हम छूते हैं तो उनके जो लीव्स है वो ड्रूप हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो ये एक प्रकार का इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। तो देखो दिस मूवमेंट आर ट्रोपिक मूवमेंट। तो इस प्रकार की मूवमेंट्स हैं वो ट्रोपिक मूवमेंट होती है, और ये डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई होती है उसकी तरफ डायरेक्शनल मूवमेंट शो करती है। तो जैसे कि पहला है टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स के अंदर भी क्या होती है, एक प्रकार की मूवमेंट होती है। कैसे, जो टेंड्रिल द पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रोव्स मोर रेपिडली एज कंपेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है जो ग्रो करता है रेपिडली, किसके, ऐसे पार्ट बॉडी के, प्लांट की बॉडी के उन पार्ट्स के द्वारा के कंपेरेटिव, जो उससे टेंड्रिल से दूर होते हैं उसके कंपेरेटिवली जो टेंड्रिल्स हैं वो ज़्यादा ग्रो करती है। दिस कोज सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट, जिसके कारण इस प्रकार से टेंड्रिल है किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सर्कुलेशन के अंदर क्या करती है, मूवमेंट करती है। अब देखो ये तो था टेंड्रिल के बारे में। अब कौन कौन सी डिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं, तो इसमें पहला है फोटोट्रोपिज्म। ये फोटोट्रोपिज्म है रेस्पॉन्स टू लाइट होता है। अगर लाइट की तरफ रेस्पॉन्स करती है तो लाइट की तरफ देखो अपने प्लांट्स के अंदर दो चीज़ ग्रो करती है, एक तो शूट और एक रूट। अब लाइट की तरफ शूट ग्रो करता है
ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें शूट में होता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, जबकि जो रूट्स हैं वो अवे फ्रॉम लाइट ग्रो करता है, इसलिए इसमें होता है निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। इसी प्रकार से जियोट्रोपिज्म की देखें तो ये रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी होता है, यानी कि ग्रेविटी की तरफ रेस्पॉन्स को हम जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो इसमें जो रूट्स हैं वो ग्रो टुवार्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ रूट्स ग्रो करती है, इसलिए इन्हें पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म मूवमेंट होगी इसके अंदर। और जबकि जो शूट्स हैं वो इस ग्रेविटी से अवे ग्रो करता है, इसलिए इसमें निगेटिव जियोट्रोपिज्म होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म। ये हाइड्रोट्रोपिज्म है जो रेस्पॉन्स टू वाटर होता है। रेस्पॉन्स टू वाटर मतलब रूट ग्रोज टुवार्ड्स द वाटर। इसमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा, क्योंकि पानी की तरफ कौन ग्रो करती है, रूट्स, जबकि शूट्स हैं वो वाटर से अवे ग्रो करता है, इसलिए इसमें नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है थिग्मोट्रोपिज्म। ये रेस्पॉन्स टू टच होता है। तो देखो टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स, तो टेंड्रिल्स हैं वो प्लांट के ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो ये रेस्पॉन्स के प्रति चढ़ते हैं, इसलिए इसमें पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म होता है। जबकि अगर रेस्पॉन्स है वो टच से दूर होता है तो उसे बोलते हैं नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है कीमोट्रोपिज्म, यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल। अगर इसकी तरफ घूम रही है, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट होती है, तो इसको पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, और अगर अवे फ्रॉम केमिकल्स हैं तो इसे निगेटिव कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। जैसे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स हैं वो ओव्यूल्स की तरफ उसकी ग्रोथ होती है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म के एग्जांपल होता है। नेक्स्ट है नेक्स्टिक मूवमेंट्स। तो ऐसे मूवमेंट्स जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं स्टिमुलाई के लिए। तो इस प्रकार के जो फोल्डिंग है, जैसे कि मिमोसा लीव्स व्हेन टच्ड, इसको बोलते हैं थिग्मोनेस्टी। तो ये कुछ 5-6 प्रकार की अपने डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मूवमेंट थी, जिसमें फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट्स आती है। अब साथियों ये तो था मूवमेंट्स के टाइप। अब इन चीज़ों के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है ग्रोथ के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए वो होते हैं प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ग्रोथ में हेल्प करता है और डेवलपमेंट में हेल्प करता है, साथ के साथ रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिबल या रेस्पॉन्स करवाते हैं। इन प्लांट हार्मोन्स का और क्या काम होता है? इनका काम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। तो देखो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रोथ प्रोमोटर और एक होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रोमोटर के अंदर जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, यानी कि वृद्धि हार्मोन बोलते हैं जिन्हें, और ये जो इनहिबिटर्स हैं इन्हें वृद्धि अवरोधक हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन में ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन आते हैं, जबकि इनहिबिटर्स के अंदर इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड आता है। अब हम इन पांचों ही हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके फंक्शन इस प्लांट बॉडी के ऊपर क्या क्या इनके इफेक्ट पड़ते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले है ऑक्सिन। तो बच्चों ऑक्सिन है वो सिंथेसाइज्ड एट शूट टिप, जो प्लांट का जो शूट है उसकी टिप पे जो सिंथेसाइज होने वाला हार्मोन है उसे ऑक्सिन बोलते हैं। ये सेल को ग्रो लॉन्गर, सेल को लंबी बढ़ाने के काम में आता है, साथ के साथ फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है और आल्सो प्रमोट स्टेम एलोंगेशन को और रूट ग्रोथ को, दोनों को प्रमोट करने का काम ऑक्सिन करता है। तो अगर हम को आपके क्वेश्चन आ जाए कि वेयर डज ऑक्सिन सिंथेसाइज, तो आंसर हो जाएगा शूट टिप। और इसका काम क्या है? सेल ग्रो करने का और प्लांट के जो स्टेम है उसके एलोंगेशन का और रूट ग्रोथ का। सेकंड है साइटोकाइनिन, ये भी सेल डिवीजन को प्रमोट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये कहाँ होगा? ऐसे एरिया में होगा जहाँ पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो फ्रूट के अंदर और सीड्स के अंदर ज़्यादा होता है साइटोकाइनिन का। और ये जहाँ साइटोकाइनिन की ज़्यादा मात्रा होती है तो ये एजिंग ऑफ लीव्स को डिले करता है। आप देखते होंगे कि प्लांट्स की लीव्स हैं मैच्योर होने के बाद में येलो होकर गिर जाती है,
तो इस गिरने को रोकने का, यानी कि इसको रोकने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है साइटोकाइनिन। थर्ड है जिब्रेलिन हार्मोन, ये भी स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या उसके लिए में हेल्प करता है। इसका मेन काम है सेल एलोंगेशन का, सेल डिवीजन का, और ये ट्रांसलेटेड इनटू ग्रोथ किसके लिए काम करता है, ग्रोथ के लिए, और सीड के जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो ये 3 हार्मोन थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन। इनको तीनों को एक ग्रोथ हार्मोन की श्रेणी में लिया जाता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन, अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो ये साइटोकाइनिन था, ये फ्रूट और सीड के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, यानी कि इसको वृद्धि के लिए काम करता है, जबकि इथाइलिन इसके रिपनिंग के लिए काम करता है, यानी कि फ्रूट को रिपेनिंग, उसको पकाने में काम करने के लिए कौन सा हार्मोन आता है, इथाइलिन हार्मोन। ये एक और चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लीफ फॉल के लिए, लीफ के गिरने के लिए, और इसको रोकने के लिए कौन होता है, लीफ के एजिंग को रोकने के लिए साइटोकाइनिन, और लीफ के फॉल के लिए इथाइलिन, और इस सेंसेशन एपिनेस्टी के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हार्मोन है एब्सिसिक हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, जिसे ABA बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। ये इनहिबिट ग्रोथ, यहाँ ऑक्सिन ग्रोथ को प्रमोट करेगा, तो जो एब्सिसिक एसिड है वो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। साथ के साथ डोरमेसी इन सीड एंड बड्स, इसको प्रमोट करता है, और वेल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों के झड़ने को प्रमोट करता है, और सीड स्ट्रेस हार्मोन भी, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके कारण ग्रोथ रुकती है, जो सीड्स हैं, बड्स हैं, इनकी डोरमेसी हो जाती है, और साथ के साथ लीव्स का झड़ना है, ये सभी एब्सिसिक एसिड के कारण रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये डोरमेसी वर्ड आया यहाँ, डोरमेसी ऑफ सीड एंड बड्स, तो ये डोरमेसी होता क्या है? तो देखो, डोरमेसी इज ए पीरियड इन एन ऑर्गेनिज्म लाइफ साइकिल व्हेन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड, अगर एनिमल्स की बात करें तो फिजिकल एक्टिविटीज आर टेम्परेरी स्टॉप्ड, दिस मिनिमाइज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड देयरफॉर हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू कंजर्व एनर्जी। तो डोरमेसी है एक प्रकार से ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के अंदर एक होने वाला एक पीरियड है, जिसमें उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्लांट्स की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, एनिमल्स की जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो सारी इसके अंदर रुक जाती है। तो इसके कारण इन एनिमल्स को क्या होता है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रोकने के कारण उसमें एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, यानी कि एनर्जी उनकी स्टोर होती है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है उसे डोरमेसी बोलते हैं। अब ये हमने प्लांट हार्मोन देखे, 5 प्लांट हार्मोन देखे, 3 तो ग्रोथ हार्मोन, और इनमें से 2 है इनहिबिटरी हार्मोन्स। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन्स इन एनिमल्स में प्रेजेंट हार्मोन कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या वर्क है। तो देखो, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन्स हैं वो एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं और साथ के साथ ग्रोथ को भी कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ जो हार्मोन्स हैं वो 2 प्रकार की ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से और एक एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन स्टोमक एंड लैक्रिमल ग्लैंड्स। ये जो ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब ये होता क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज सीक्रेशंस बाय मींस ऑफ डक्ट्स विच ओपन onto एन एपिथेलियल सरफेस। एक प्रकार से ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं
वो अपने डिस्चार्ज यानी कि इसमें से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं, सीक्रेशन है, उनको डक्ट्स के द्वारा एपिथेलियल सरफेस के ऊपर लाके छोड़ती है, यानी कि ये सीधी डक्ट्स के द्वारा अपनी त्वचा के ऊपर आके खुलती है। जैसे कि स्वीट ग्लैंड्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स हैं, मेमरी ग्लैंड्स हैं। इस प्रकार के जो ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? तो देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस विच सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन ह्यूमन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई नली नहीं होती और ये अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर लाके छोड़ती है। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स बॉडी प्रोसेस थ्रू द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो क्या करता है, अपनी बॉडी की जो प्रोसेस है उन सभी प्रोसेस को इस एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होने हार्मोन्स के कारण रेगुलेट करता है। तो देखो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड ओवेरी फीमेल के अंदर और टेस्टिस मेल के अंदर। ये डिफरेंट टाइप्स की एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब यहाँ अपने पास एक ह्यूमन बॉडी का एक फिगर है। इसमें आप देखोगे कि जैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, पेंक्रिया, एड्रिनल, ओवेरी, टेस्टिस, ये सभी जो मेल और फीमेल में पाई जाने वाली सारी ग्लैंड्स का आपके सामने एक फिगर था। अब देखो, इन सभी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स और उनका जो फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। एक पी साइज ग्लैंड होती है और ये कहाँ पर? बेस ऑफ ब्रेन के अंदर लोकेटेड होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इट कंट्रोल्स द सीक्रेशन ऑफ ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्योंकि ये क्या करती है? सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब देखो, इसके द्वारा क्या सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा? तो इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन यानी कि GH, साथ के साथ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सीक्रेट होते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है? ग्रोथ को प्रमोट करना। अब देखो, अगर इसके सीक्रेशन में कोई या मेल सीक्रेशन हो जाए, किसी भी प्रकार का कम ज़्यादा सीक्रेशन हो तो क्या होगा? देखो, अंडर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सीक्रेशन होगा तो इसके कारण एक बीमारी होगी जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। अगर ओवर सीक्रेशन होगा, ज़्यादा सीक्रेशन होगा, तो इसके कारण दो चीज़ें होती है। अगर बच्चों में ओवर सीक्रेशन हो रहा है तो गिगांटिज्म का कारण बनती है, और अगर एडल्ट्स के अंदर होता है तो एक्रोमेगेली का कारण बनती है। साथ के साथ जो मास्टर ग्लैंड है ये क्या क्या रेगुलेट करती है साथियों? ये रेगुलेट करती है ग्रोथ को, डेवलपमेंट को और रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो ये थी अपने पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है और कहाँ लोकेशन होता है इसका? थ्रोट के अंदर। ये सीक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन। इसका काम होता है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना अपनी बॉडी के अंदर, और साथ अब देखो, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने का काम है थायरोक्सिन का, और थायरोक्सिन के जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसके सीक्रेशन के लिए एक प्रकार से आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? तो ये आयोडीन है, अगर इसकी कमी हो जाए तो थायरोक्सिन का अंडर सीक्रेशन होगा, यानी कि थायरोक्सिन का सीक्रेशन कम होगा, जिसके कारण एक बीमारी होगी जिसको हम बोलते हैं गोइटर। नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एड्रिनल ग्लैंड। ये एक पेयर में होती है और अबव एज किडनी, हर एक किडनी के ऊपर पाई जाती है। अब देखो, इस एड्रिनल ग्लैंड की साइज एज के साथ कम होती जाती है। अब इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेशन होता है।
और ये एड्रेनलिन हार्मोन है वो किस में हेल्प करता है, फ्लाइट एंड फाइट, करो लड़ो या मरो या भागो या लड़ो, इस वाले जो सिद्धांत है उस पर काम करती है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होने वाला एड्रेनलिन हार्मोन। और इसके द्वारा एक और हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं नॉरएड्रेनलिन। इस नॉरएड्रेनलिन को हम क्या दो हार्मोन सीक्रेशन हो गया, एक तो एड्रेनलिन और एक नॉरएड्रेनलिन। ऐसे जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है बच्चों, ये अपने पास तीन मुख्य जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई। अब चौथी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है टेस्टिस। टेस्टिस पाई जाती है किसमें, मेल के अंदर। इसके द्वारा हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। इसी तरीके से ओवरी जो अपने फीमेल है उसके अंदर ओवरी होती है और ये भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करती है। दोनों हार्मोन ही है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल के अंदर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन है, यहाँ दो हार्मोन थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन है वो रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेगनेंसी होता है, इसलिए इसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों पेंक्रियाज। जो पेंक्रियाज है इसके द्वारा दो हार्मोन स्पेशली सीक्रेट होते हैं, पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागोन। जो इंसुलिन है इसका काम होता है ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को कम करना, और ग्लूकागोन को काम होता है रेज शुगर लेवल को ब्लड के अंदर बढ़ाना। इस प्रकार से ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन अपने इस बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को लेवल को रेगुलेट करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लीफ लाइक ग्लैंड होती है और अपने स्टोमक के पीछे एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखो बच्चों, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये एक तरीके से ये जो पेंक्रियाज है ये एक तरीके से एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड का काम करता है। अब ये एक्सोक्राइन तो कैसे है और एंडोक्राइन कैसे है, तो सबसे पहले देखते हैं एंडोक्राइन। क्योंकि एंडोक्राइन इसलिए है क्योंकि ये दो हार्मोन सीक्रेट करती है, एक तो इंसुलिन और एक ग्लूकागोन। ठीक है, और एक्सोक्राइन कैसे है, क्योंकि इसके द्वारा एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं और ये एंजाइम्स हैं वो अपने डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर काम में आते हैं। तो डाइजेशन ऑफ फूड में क्या क्या, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इन सभी के ब्रेकडाउन में काम में आता है। तो इस प्रकार से ये जो पेंक्रियाज है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रकार की ग्लैंड का काम करते हैं। नेक्स्ट है, अगर इस इंसुलिन का सीक्रेशन इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर हो तो इसके कारण एक अपने गंभीर बीमारी होगी, उसका नाम होगा डायबिटीज़, जिसे हिंदी में हम मधुमेह या शुगर भी कहते हैं। अब देखो हमारे शरीर में क्या ये 4-5 मेन यही एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इनके अलावा भी कुछ है क्या, तो इनके अलावा भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे कि हाइपोथैलेमस है, पैराथायरॉयड है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। तो बच्चों इनमें से देखते हैं हम हाइपोथैलेमस का। अब जो हाइपोथैलेमस है ये बहुत सारी हार्मोन्स को रिलीज करने का काम करता है। अब देखो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब अगर मान लो कि ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो तो उसको भी कंट्रोल करने के काम में या कंट्रोल करने का कोई काम तो करना चाहिए ना, तो उसके लिए होता है हाइपोथैलेमस जो कि ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को लो करता है। ठीक है, तो इट रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। अब देखो नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म होती क्या है, तो देखो फीडबैक मैकेनिज्म इज ए सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी दैट कंट्रोल्स वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फीडबैक मैकेनिज्म अपने बॉडी का एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है जो कि जो वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अब ये जो नेगेटिव फीडबैक है इज मोस्ट कॉमन टाइप विच वर्क्स
टू कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। जो नेगेटिव फीडबैक है ये मोस्ट कॉमन है, जो कि चेंजेस है ना कॉन्ट्रैक्ट उनको या स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने का काम में आता है, जैसे रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर एंड बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने का काम नेगेटिव फीडबैक के अंदर आता है। अब हमारे पास एक टेबल बनाते हैं। उस टेबल में सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके द्वारा सीक्रेट होने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन एक टेबुलेट करते हैं इनको। तो सबसे पहले देखो, हार्मोन, ग्लैंड का नाम, उनकी लोकेशन और उसके फंक्शंस। तो ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड और उसके द्वारा सीक्रेट होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। इसकी लोकेशन क्या है साथियों? इसकी लोकेशन है नेक या थ्रोट रीजन। अब इसका मेन काम क्या है थायरोक्सिन हार्मोन का? रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट के रेगुलेशन का या मेटाबॉलिज्म का काम करता है। दूसरी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने का, और ये कहाँ होती है? मिड ब्रेन के अंदर स्थित होती है। इसका मेन काम है रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम करती है बॉडी के। एड्रिनल ग्लैंड, जिसके द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और ये दोनों ही किडनी के ऊपर होती है। इसका काम होता है इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, उसको बढ़ाने का, उसको रेगुलेशन करने का, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का इमरजेंसी के टाइम। दूसरा है पेंक्रियाज, इसके द्वारा जैसे कि इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। ये पेंक्रिया कहाँ होती है? स्टोमक के नीचे, एब्डोमेन एरिया के अंदर। इसका काम होता है रिड्यूस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, अपने ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कम करना और रेगुलेट करने का काम इंसुलिन हार्मोन करता है। अब टेस्टिस के कारण हार्मोन सीक्रेट होता है साथियों टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, जिन्हें हम सेक्स हार्मोन बोलते हैं। और ये जो जेनिटल या लोअर एब्डोमेन एरिया के अंदर पाया जाता है, इसका काम होता है प्यूबर्टी या सेक्सुअल मेच्योरिटी को शो करना। दूसरा है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये किसके द्वारा होता है? ओवेरी के द्वारा सीक्रेट होता है। और किस में होती है? ये फीमेल के अंदर, और वही जेनिटल लोअर एब्डोमेन एरिया के अंदर पाई जाती है। और इसका काम भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स या सेक्सुअल मेच्योरिटी को रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। ये है रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन इसके द्वारा रिलीज होते हैं। मिड ब्रेन में होती है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो साथियों, बच्चों, ये था अपना चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स। उम्मीद करता हूँ आपको अपना ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। साथ के साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।